नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए MPPSC प्रीलिम्स एग्जाम के पेपर नंबर फर्स्ट का डिस्कशन। हाँ, जैसा कि आप सब जानते हो कि आज यानी कि 17 दिसंबर 2023 को MPPSC प्रीलिम्स परीक्षा 2023 आयोजित हुई है। और इस परीक्षा को देखें दोस्तों तो इसमें दो पेपर हुए हैं जैसे सामान्य तौर पर PSC के होते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट सामान्य अध्ययन का, पेपर नंबर 2 CSET का। इस क्लास में हम पेपर नंबर 1 जनरल स्टडीज जो उसको डिस्कस करेंगे। और यहाँ मेरे पास जो है दोस्तों वो पेपर का जो सेट ए है वो है, तो उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को सेट किया है और उस हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा। जिसका जो सेट हो आप उस हिसाब से क्वेश्चंस को चेक करके अपने नंबर को टैली कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप आगे की प्रिपरेशन को जारी करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सेट ए में जो पहला प्रश्न था वो था, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है। दोस्तों, जब आप कृषि पद्धति को देखते हैं तो साधारणतः आप देखिए कि सबसे पहले आप मिट्टी को तैयार करते हैं ट्रैक्टर आदि पंजे के माध्यम से, है ना। पहले मिट्टी पर पंजा चलाएंगे और आदि चीजों के माध्यम से मिट्टी को तैयार किया जाता है। फिर उसमें बीज बोने का काम होता है, फिर समय समय पर उसकी सिंचाई होती है, फिर उसको काटा जाता है जब फसल तैयार हो जाती है। तो सही क्रम क्या है कृषि पद्धति का? वो है मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, सिंचाई करना और कटाई करना, है ना। जिन जिन लोगों ने ये लगाया है उसका उत्तर सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड या उष्ण गण वर्ष किसने घोषित किया है? तो दोस्तों, मरुस्थलीकरण की समस्या को देखते हुए उससे निपटने के लिए यूएन ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2024 को राष्ट्रीय कैमेलिड, अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड उष्णगण वर्ष घोषित किया है। ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन। और इस आज के इस पेपर में काफी सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। देखिए, ये करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है? ये आपको जो एनवायरमेंट वाला सेक्शन होता है वहां से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्वीकृत राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, नारो हिल्स जो है वो स्वीकृत हॉटस्पॉट नहीं है भारत का। यहां पर हिमालय क्षेत्र है, सुंडालैंड मिलता है, पश्चिमी घाट मिलता है, लेकिन नारो हिल्स जो है वो मध्य प्रदेश के सतना वाले इलाके में विंध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र आता है। हालांकि जंगल का क्षेत्र है लेकिन हॉटस्पॉट नहीं है। जनरली आप हॉटस्पॉट से क्या समझते हैं? हिंदी में कहते हैं उष्ण स्थल जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाता है। और आज विश्व में देखें तो लगभग 30 से ज्यादा हॉटस्पॉट हमको देखने को मिलते हैं, जिससे 4 जो है वो भारतीय क्षेत्र के आसपास हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सूर्य के व्यापक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा इसरो का हाल का वैज्ञानिक मिशन है? दोस्तों, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आदित्य L1, आदित्य L1 जो सूर्य के क्षेत्र में सूर्य के अध्ययन के लिए पहुंचाया गया है भारत के द्वारा, इसरो के द्वारा। याद रखिए, 2 सितंबर 2023 को इसरो ने ये मिशन किया था। इसरो ने इस साल हम देखें तो 2 महानतम मिशन किए हैं, जिसमें एक चंद्रयान 3 और दूसरा है आपका आदित्य L1। ये सूर्य के एटमॉस्फेयर के अध्ययन के लिए भेजा गया है सितंबर 2023 में। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम नहीं है? ठीक है, यहां देखिए उत्तर है आपका जो फ्लोरोसिस की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, ये नहीं चालू किया अभी तक। ये ध्यान रखेंगे, फ्लोरोसिस जो है ना दोस्तों एक प्रकार का रोग है। आपके दांतों में सफेद प्रकार के दाग या इस प्रकार के धब्बे, पीलापन सा दिखता है, तो उसका फ्लोरोसिस से संबंध है। ठीक है, और ये के लिए अभी भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया है। बाकी अगर हम देखें राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, दोस्तों ये हमारे यहाँ चल रहा है पहले से। 1962 में हम देखें तो 1962 में इसके लिए कार्यक्रम चालू किया था, घेंघा रोग के कहीं ना कहीं विकार को खत्म करने के लिए ना, घेंघा रोग कार्यक्रम। उसको 1992 में बदलकर क्या कर दिया गया है? आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। एनीमिया की बात करें दोस्तों तो हमारे देश में कार्यक्रम बहुत पहले से चल रहा है। खून की कमी जब हो जाती है तो उसके कारण एनीमिया रोग होता है, तो एनीमिया के कहीं ना कहीं निवारण के लिए आयरन प्लस पहल भारत सरकार चला ही रही है। और राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात करें तो 2014-15 से ये राष्ट्रीय मौखिक स्वास्थ्य कार्यक्रम भी चल रहा है। तो फ्लोरोसिस की रोकथाम का जो कार्यक्रम है वो नहीं चल रहा है, बाकी तीनों के तीनों चल रहे हैं। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है? दोस्तों, अगर स्थिरता किसी पारिस्थितिकी तंत्र में होती है तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में ही होती है। और अगर हम पृथ्वी ग्रह पे सबसे समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का क्षेत्र देखें तो वो हमें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र ही देखने को मिलता है। ठीक,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण या बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? तो याद रखिएगा, बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक जो नहीं है वो कागज है, पेपर। ठीक। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह निम्न में से उच्च पोषण या ट्रॉफिक स्तर पर जाने से कम होता है, इसे निम्नलिखित द्वारा समझा जा सकता है। देखिए, जब आप पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की व्यवस्था पे जाते हैं दोस्तों, तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर, दूसरे स्तर से तीसरे स्तर पर, तीसरे स्तर से चौथे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से हरे पौधे भोजन बनाते हैं, हरे पौधों को शाकाहारी खाते हैं, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पर ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह को अगर आपको समझना है तो ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के द्वितीय नियम के माध्यम से आप इसको समझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सही उत्तर आपका क्या है? बी, ऊष्मागतिकी या थर्मोडायनेमिक्स के द्वारा नियम द्वितीय जो है उसके द्वारा आप इसको पता कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ऑस्टियोक्लास्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों ये हड्डियों को टूटने से संबंधित एक रोग है, ध्यान रखिएगा, व्यवस्था है। ग्रीन मफलर किस प्रदूषण से संबंधित है? दोस्तों ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। एक साथ में रो में एकदम क्या ट्री पेड़ लगा दिए जाते हैं जिसके माध्यम से ध्वनि प्रदूषण के सम्मुख एक अवरोध पैदा किया जाता है, तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में बहुआयामी गरीबी में सबसे अधिक सुधार देखने को मिला है? तो सबसे अधिक सुधार देखने को मिला बड़वानी में। 12% से ज्यादा गरीबों की संख्या में कमी आई है बड़वानी में। ओवरऑल अगर हम इंडिया की बात कर लें तो 13 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। मोदी जी के भाषण में आपने अभी सुना होगा विधानसभा चुनाव के दौरान। ठीक है, अगला है, व्यवसाय सुधार कार्य योजना बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के लिए राज्यों के मूल्यांकन में मध्य प्रदेश का प्रदर्शन कैसा रहा है? दोस्तों इसकी 4 अलग अलग श्रेणी होती हैं। एक होता है क्या, टॉप अचीवर्स, एक होता है अंडर अचीवर्स, एक होता है यहाँ पर अचीवर्स, और एक होता है कि आप विकास की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मध्य प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा मिला हुआ है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के क्रम में निम्न से उच्चतम तक व्यवस्थित करें, मतलब सबसे कम कहां और ज्यादा कहां। ठीक है, तो निम्न से उच्चतम की तरफ आपको वृद्धि दर को सजाना है। सबसे पहले हम देखें तो अनूपपुर आता है, अनूपपुर के बाद बैतूल आता है, बैतूल के बाद छिंदवाड़ा आता है और छिंदवाड़ा के बाद मंदसौर आता है। ठीक है, दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम सबसे कम कहां रही? अनूपपुर में रही। अनूपपुर से ज्यादा कहां रही? बैतूल में। उससे ज्यादा कहां रही? छिंदवाड़ा में। उससे ज्यादा कहां रही? मंदसौर में। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बी। तो जिसने सही उत्तर लगाया है वो उसका बी होगा दोस्तों, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? मध्य प्रदेश की एक इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों, और इस योजना का जो उद्देश्य है दोस्तों वो है अनुसूचित जनजाति के बीपीएल श्रेणी के लाभार्थियों को नए उद्यमों व्यवसायों के लिए कम लागत उपकरण और कार्यशील पूंजी की पूर्ति करना, मतलब स्वरोजगार कार्यक्रम है। और अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एसटी से होना जरूरी है और मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी है। ऐसे लोगों को ही इस योजना का लाभ मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा जिससे आप आपका खुद का व्यवसाय ओपन कर सकते हैं। तो स्वरोजगार का स्कीम है, ये ध्यान रखिएगा। 15 नंबर का क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रांसफार्मर और संबंध उत्पादों के उत्पादन के लिए समर्पित क्लस्टर है? दोस्तों अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर और संबंधित उत्पाद के लिए तो कई सारी जगह पर आप देखेंगे भेल का नाम भी आता है जो भोपाल में और इस प्रकार की चीजें वस्तु बनाने के लिए फेमस है। लेकिन वो भेल है दोस्तों एक उपक्रम है जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। ये जो है वो आप ये बनाने का काम करता है, लेकिन ये क्लस्टर के तौर पर स्थापित नहीं। वैसे ही आप इंदौर में देखेंगे तो इंदौर में भी ट्रांसफार्मर बनाने का काम होता है, लेकिन इसका क्लस्टर नहीं। इसका क्लस्टर कहां देखने को मिलता है? ग्वालियर में मिलता है। ठीक है, 16वां क्वेश्चन था सेट ए का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 214 जब आप देखते हैं इसके अंतर्गत हाईकोर्ट की व्यवस्था दी गई है और इसके अनुसार ही जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो अवधि होती है, कार्यकाल जो होता है वो 62 वर्ष का होता है, ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65 साल का होता है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश के लिए 62 साल का है, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
अगला प्रश्न था 17वां, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बना दिया गया था? तो याद रखिएगा 1992 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर आए, जो 1993 में पटल पर आ चुका था। तो 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से नगर पालिका कानूनों को अद्यतन बनाया गया है। ध्यान रखेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक, उत्तर था आपका सी, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अगला प्रश्न था 18वां, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? तो लॉर्ड रिपिन जो है दोस्तों, इनको भारतीय स्थानीय स्वशासन के जनक के तौर पर जाना जाता है। यह भी ध्यान रखना, लॉर्ड रिपिन आपका सही उत्तर होगा, जो 1880 से 1885 के बीच में भारत में गवर्नर जनरल के तौर पर काम कर रहे थे। यह भी ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न था, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करता है? दोस्तों याद रखेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा? विधानसभा का अध्यक्ष। और अगर केंद्र की बात हो रही तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, वो केंद्रीय स्तर पर किसी बिल के धन विधेयक होने या ना होने का निर्णय करता है। राज्य में यह निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो धन विधेयक को लेकर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 और 109 में व्यवस्था की गई। 109 में इसके लिए हम बोल सकते हैं प्रक्रिया है, 110 में इसकी परिभाषा दी गई। उसी प्रकार से राज्यों के लिए धन विधेयक की जो व्यवस्था वो आर्टिकल नंबर 198 और 199 के अंतर्गत है, जहां 198 में इसकी प्रक्रिया और 199 में इसको लेकर कहा गया इसकी परिभाषा क्या होगी। और ऐसा विधेयक जिसमें संचित निधि में धन जमा करना हो, निकालना हो, इससे संबंधित कोई अगर बिल होता है तो उसको आप धन विधेयक कहते हैं। लेकिन इन सबका निर्णय जो करता है वो राज्यों में विधानसभा का अध्यक्ष करता है, या केंद्र में लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, 20 नंबर का प्रश्न था, इनमें से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे? तो पंडित कुंजीलाल दुबे जी मध्य प्रदेश की हम विधानसभा की बात करें तो प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, निम्नलिखित में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के व्यय से संबंधित है? दोस्तों तो अनुच्छेद नंबर 322 कहता है कि लोक सेवा आयोग के जो व्यय होंगे वो संचित निधि पर भारित होंगे। ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह पर नीति आयोग जो है वो बना दिया गया, जिसका फुल फॉर्म था नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग जो 1950 में बनाई गई संस्था थी, उसको खत्म करके आप नीति आयोग को देखते हैं दोस्तों। ठीक है, 1 जनवरी 2015 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 था, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों तो याद रखिएगा 2002 के आसपास हम देखते हैं तो 12वां वित्त आयोग हमें देखने को मिलता है, और जो 12वां वित्त आयोग बनाया था उसके अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों डॉक्टर सी रंगराजन। इसकी रिपोर्ट 2004 के आसपास आई थी। ठीक है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? वैधानिक का मतलब दोस्तों कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत आता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। और इस आयोग को दोस्तों बनाया गया था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत। तो सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, 25 नंबर का प्रश्न था, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य निर्दिष्ट हैं? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य याद रखिएगा कि 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था और इसकी धारा नंबर 10 में राष्ट्रीय महिला आयोग के काम दिए गए। तो उत्तर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दायरे में नहीं आता है? दोस्तों याद रखिएगा समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जो है मानव अधिकार के दायरे में आता है, लेकिन शिक्षा का अधिकार इसमें नहीं आता है, ध्यान रखना है। ओके, 27 नंबर का प्रश्न था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के अतिरिक्त सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो बनाया गया है, जो 2004 से आप अस्तित्व में देखते हैं, तो ये जो आयोग है, इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और इसके अलावा 3 सदस्यों की व्यवस्था भी इसमें की गई है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अधिकतम कितने वर्षों के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं? 6 वर्ष और 65 वर्ष। या तो वो 6 वर्ष के लिए या 65 वर्ष की अवधि तक के लिए अपना पद धारण कर सकते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना, सीएजी की बात की गई है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 148 के तहत व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों तो एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में, और 2010 से इसको लेकर व्यवस्थाएं की गई हैं पर्यावरण संबंधी मामलों को तेजी से निपटाने के लिए। ठीक,
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, सिविल सेवा परीक्षा की समीक्षा हेतु संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई 2000 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा को लेकर समय समय पर समितियां गठित की जाती हैं, इसको लेकर इसकी समीक्षा की जाती है और जरूरी पड़ने पर आवश्यक बदलाव भी इसमें किए जाते हैं। सन 2000 का यहाँ पर स्पेसिफिक दिया हुआ है, तो प्रोफेसर योगिंद्र कुमार अलग जो थे वो इनकी अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, ये ध्यान रखना। ओके, अगला प्रश्न था 31 नंबर का, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय कहां स्थित है? दोस्तों तो जयपुर में इसका मुख्यालय है, राजस्थान में। ओके, प्रश्न नंबर 32 था, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल रही हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा ये तीनों की तीनों जो हैं वो भारतीय महिला टीम में शामिल थी। उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर था, ठीक है। और ये भी याद रखिएगा कि 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक थे इसमें पहली बार हम देखते हैं कि भारत की जो महिला हॉकी टीम थी उसने सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। हालांकि सेमीफाइनल में ब्रिटेन से हम हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद हम ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने में कहीं ना कहीं कामयाब हुए थे। तो एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी टोक्यो ओलंपिक की, ध्यान रखें। इस प्रश्न का उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा शरद कमल जो है दोस्तों, इनको यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, निम्नलिखित में से किसको विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र का पद्म विभूषण 2023 प्रदान किया गया है? दोस्तों जो पद्म पुरस्कार है वो 1954 से स्थापित हुए हैं, हर साल दिए जाते हैं। और इस बार हम देखें दोस्तों तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए श्रीनिवास वर्धन जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर है श्रीनिवास वर्धन, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान नैनीताल में ही है, रक्षा प्रबंधन कॉलेज सिकंदरा तेलंगाना में है दोस्तों ये, और केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई में नहीं है, ये मैसूर में है। तो मैसूर में ये स्थापित है, तो आपका सही उत्तर सी है, क्योंकि यह पूछा है सुमेलित नहीं है, और सुमेलित नहीं है में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। तो आपका सही उत्तर क्या हो गया? केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मुंबई, क्योंकि ये मुंबई में नहीं है, कहां है? मैसूर में है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ और किस वर्ष में खेला था? तो भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड के साथ 1974 में खेला था, और यह 55 ओवर का मैच था दोस्तों, ठीक है। 37 नंबर का प्रश्न, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है, किस वर्ष से आरंभ हुआ? तो याद रखिएगा कि ये जो 2015 में पहली बार मनाया गया था, लेकिन इसकी घोषणा 2014 में यूएन की महासभा के द्वारा कर दी गई थी, और भारत की एक बहुत बड़ी विजय थी, क्योंकि योग जो है वो भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है, और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिलना कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की पहली बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। और तब से बोल सकते हैं कि हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और पहली बार मनाया गया था 2015 में। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो याद रखिएगा कि मंजू जो है वो प्रथम भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर बनी है। उत्तर आपका सही था बी। प्रश्न नंबर 39 था, निम्नलिखित में से किस उद्योगपति को भारत का इस्पात पुरुष कहा जाता है? तो जमशेदजी टाटा ने 1907 में छोटा नागपुर पठार झारखंड पे टिस्को की स्थापना की थी, टाटा स्टील प्लांट की। तब से उन्हें हम भारत का इस्पात पुरुष कहते हैं, जबकि भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और लौह महिला आयरन लेडी कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 था, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस देश के सेंट्रल बैंक के गवर्नर को प्रदान किया गया है? तो शक्तिकांत दास को, भारत के जो आरबीआई के गवर्नर हैं दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और इसे प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय बने हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये लंदन से दिया गया, ठीक है। प्रश्न नंबर 41 था, निम्नलिखित में से कौन सा एक ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल नहीं है? मतलब जहां पर आप ऑनलाइन लेन देन की व्यवस्था कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो एमपी ऑनलाइन नहीं है दोस्तों। एमपी ऑनलाइन से आप लेन देन नहीं कर सकते, आपको कोई रजिस्ट्रेशन कुछ करवाना हो सरकारी उसमें, तो वो आप करवा सकते हैं। बाकी एमपी लून हो, जेम हो, या एमपी निविदाएं हो, ये सब इसमें आती हैं, ठीक है। 42 नंबर का प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कनेक्शन का एक प्रकार है जो टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करता? तो डीएसएल है दोस्तों वो। प्रश्न नंबर 43 है, ई कॉमर्स का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? 24 घंटे 7 दिन कार्य करने की क्षमता ई कॉमर्स की होती है।
प्रश्न नंबर 44 था, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर हमले का एक प्रकार है जिसमें उपयोगकर्ता को संवेदनशील सूचना को जाहिर करने के लिए छल करना शामिल है? फिशिंग हमला होता है दोस्तों ये, ठीक है। फिशिंग हमला जो होता है वो मेल के माध्यम से किया जाता है, आपको मेल भेजकर एक प्रकार से छल करके आपको ठग करने की कोशिश किया जाता है, एक साइबर हमला है ये। 45 नंबर का प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एक फायरवॉल का क्या उद्देश्य होता है? ये दोस्तों एक नेटवर्क की अनाधिकृत पहुंच को अवरुद्ध कर देता है, कोई अनाधिकृत रूप से इलीगली आपके क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रश्न नंबर 46 था, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, अमेजन किसके उदाहरण है दोस्तों? ये है B2C के एग्जाम्पल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रिसीवर संदेश के स्रोत के द्वारा प्रयोग किए गए संकेतों की व्याख्या करता है। दोस्तों आप विसंकेतन के माध्यम से या डिकोडिंग करके आप संदेश को समझ सकते हैं, तो डिकोडिंग या विसंकेतन यहां पर उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 48 था, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो ध्यान रख लीजिएगा, याहू एक वेब ब्राउजर नहीं है, अमेरिकी कंपनी है। मेल आप इसमें काम कर सकते हैं लेकिन ब्राउजिंग का काम नहीं कर सकते, ठीक है। प्रश्न नंबर 49 था दोस्तों, चैट जीपीटी का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ओपन एआई ने चैट जीपीटी का विकास किया। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात तो ये थी, ये प्रश्न जो है वो मैंने 2 दिन पहले ही करंट अफेयर में डिस्कस किया है, तो करंट अफेयर में 2 दिन पहले डिस्कस किया हुआ ये प्रश्न है, ऐसा कैसा आया हुआ है, उसमें मैंने डिस्कस किया था कि गूगल ने इसके तोड़ के लिए क्या बनाया है। तो गूगल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जेमिनी प्रोडक्ट जो है वो बनाया है, किसके तोड़ में? चैट जीपीटी के तोड़ में, जो ओपन एआई के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहां स्थित है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा के पास जब आप जाते हैं तो टाटीपाका तेल रिफाइनरी क्षेत्र मिलता है आपको। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है दोस्तों? भूमध्य सागर है। गाजा जो है दोस्तों 3 ओर से इजराइल से घिरा हुआ और एक तरफ उसकी बाउंड्री आप देखते हैं तो भूमध्य रेखा से लगी हुई है पश्चिम में, है ना। यहाँ पर सूची दी गई थी आज के इस पेपर में, एक तरफ आपको बेड़ाडीला, केंदुन, बालाघाट, कुद्रेमुख ये क्षेत्र दिए गए, खनिज संपन्न क्षेत्र और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो बेलाडीला जो है ना दोस्तों वो छत्तीसगढ़ में है। बेलाडीला कहां है इसको आप जोड़ लीजिए, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख कहां है? कर्नाटक में है। बालाघाट कहां है? मध्य प्रदेश में है। और केंदुझर कहां है? उड़ीसा में है। अगर हिसाब से आपका उत्तर मिलाते तो पहले का क्या आना चाहिए? सी। अब देखिए पहले का सी कहां है? यहां पर है और यहां पर है, इसका मतलब ये दोनों आपके उत्तर नहीं हो सकते। दूसरे का क्या है? ए है, तो दूसरे का ए देखिए यहां पर भी है, यहां पर भी है। तीसरे का देखिए, तीसरे का डी है, तो तीसरे का डी यहां पर है, यहां पर नहीं, इसका मतलब ये वाला आपका गलत हो गया। उत्तर आपका क्या था? सही था। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपका सही बी। तो प्रश्न नंबर 53 ए सेट का जो है उसका उत्तर बी है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, बी सही उत्तर है प्रश्न नंबर 53 ए सेट, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित में से पटल विरूपणी प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है दोस्तों? विषमांगी एक प्रकार के मिश्रण की प्रक्रिया होती है दोस्तों, जो आप अणु आदि चीजों में मिलाने का काम करते हैं तत्वों का, उसकी मिश्रण है ये, उस संबंध में आप विषमांगी का प्रयोग करते हैं। बाकी पर्वतनी जो है दोस्तों पर्वत निर्माण से संबंधित है, भूकंप और प्लेट विवर्तन की सभी पृथ्वी के अंतर्गत जो अंतर्जात बल होते हैं उनसे संबंधित है। यहाँ पर पटल विरूपणी प्रक्रिया का मतलब ही है एक प्रकार से अंतर्जात बल, पृथ्वी के अंदर हलचल होने के कारण जो स्थलाकृतीय चीजें बनती हैं उसको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। उत्तर होगा विषमांगी। प्रश्न नंबर 55 था, राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित कीजिए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? फिर उसके बाद बताना है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता जो रही दोस्तों केरल में रही, केरल के बाद मिजोरम में रही, मिजोरम के बाद गोवा में और गोवा के बाद त्रिपुरा में। तो डी आपका सही उत्तर है, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है दोस्तों? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री कम होता है। अब चूंकि तापमान नीचे ज्यादा है ऊपर कम होता जाता है, जिसके कारण तापमान की असंबद्धता तैयार होती है, इसके कारण मौसमी गतिविधि यहाँ पर घटित होती है। इसलिए यहाँ पर एरोप्लेन जनरली नहीं उड़ाए जाते, वो समताप मंडल में होता है क्योंकि वहां पर तापमान सदैव समान होता है। तो उत्तर है आपका क्षोभ मंडल डी।
प्रश्न नंबर 57 है, नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ी से निकलने वाली कौन सी नदी है? दोस्तों वैतरणा नदी है जो नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। बाकी ढाढर नदी की बात करूं और त्रितुंजी नदी की बात करूं, ये दोनों गुजरात की है, भद्रा कर्नाटक की नदी है। ठीक है, ये वैतरणा नदी महाराष्ट्र में नासिक जिले में त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 58 में जोड़ी बनानी थी, एक तरफ जैव आरक्षित क्षेत्र दिए गए थे, एक तरफ राज्य दिए गए थे। तो यहां पर नौकरेक कहां है? नौकरेक मेघालय में है, मानस असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नौकरेक ए का बी, मतलब पहले का बी यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब तीन में से आपको एक उत्तर सही पहचानना है। मानस असम में है, तो देखिए दूसरे का डी आना चाहिए, दूसरे का डी यहां भी और दूसरे का डी यहां भी है, बी वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको ए और सी में से पहचानना है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, तो तीसरे का ए होगा, तो तीसरे का ए यहां है, यहां पर सी है, तो ये वाले भी गलत हो गया। सही उत्तर आपका क्या हो गया? ए। तो प्रश्न नंबर 58 का उत्तर है आपका ए। सेट ए के प्रश्न नंबर 58 का उत्तर है ए। इस प्रकार से मिला के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहां किया गया था? लगभग 1862 के आसपास। हम बोईजे इडाहो में यूएसए में इसको देखते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 60। निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। 61 नंबर का प्रश्न था, किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम एवं गरम दल में विभाजित हो गई थी? तो 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल गरम दल में विभाजित हो गई थी। 62 नंबर का प्रश्न था, 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था? विंध्य प्रदेश अस्तित्व में आया था। 63 था, निम्नलिखित में से कितनी रियासतें 15 फरवरी 1948 को सौराष्ट्र संघ में मिलाई गई थी? 222 रियासतें मिलाई गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से। ठीक है, 64 प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था? दोस्तों तो चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। 1932-33 के आसपास ने पाकिस्तान शब्द की बात की थी। 65 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्न में से कौन सी मांग नहीं थी? तो याद रख लीजिए कौन सी मांग नहीं थी? कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के एकीकरण की मांग नहीं थी। बाकी सभी की सभी मांगे जो थी वो कांग्रेस शुरू में कर रही थी। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया था? दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव को शामिल करके कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रचार प्रसार करने का काम प्रारंभ किया था, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 67 था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था? दोस्तों तो याद रखेंगे 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था, जब मोहम्मद शाह रंगीला मुगल बादशाह था। दोस्तों 68 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, आर्य मंजूश्री मूल कल्प निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों तो तंत्र मंत्र आदि के बारे में इसमें बात की गई है और ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रश्न 69 था, निम्नलिखित में से किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा प्रेस स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो 1835 में प्रेस को लेकर एक अधिनियम बनाया गया था दोस्तों, प्रेस स्वतंत्रता अधिनियम। और याद रखिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय भले ही ये बना दिया गया था, लेकिन समाचार पत्रों का भारत में मुक्तिदाता चार्ल्स मैडकॉफ को कहा जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप 1835 लगा सकते हैं क्योंकि इसी समय प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अधिनियम आया था। 70 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, शकों पर विजय के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे दोस्तों, उन्होंने शकों को हराया था और ये विक्रमादित्य भी कहलाए थे। सबसे महान विक्रमादित्य का टाइटल धारण करने वाले जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, गुप्त शासक थे दोस्तों, और इन्होंने शकों को हराने के बाद चांदी के सिक्के चलाए थे, ध्यान रखना है। 71 नंबर का प्रश्न था, वर्ष 2021-22 में भारत में तांबा उत्पादन में मध्य प्रदेश किस स्थान पर था? प्रथम स्थान पर। दोस्तों मध्य प्रदेश का मलाज खंड जो है वो तांबा उत्पादक क्षेत्रों में जाना जाता है। भारत का लगभग 22% तांबा मध्य प्रदेश उत्पादित करता है दोस्तों। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर है मध्य प्रदेश तांबे के उत्पादन में।
प्रश्न नंबर 72 था दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी 3 राज्यों में प्रवाहित होती है? तो माही नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी, मध्य प्रदेश के धार से निकलती है और राजस्थान के बांसवाड़ा क्षेत्र तक जाती है और उसके बाद गुजरात से होती हुई अरब सागर में गिर जाती है भारत के पश्चिमी तट पर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मध्य प्रदेश की काली मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है? दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी कंडीशन में काली मिट्टी में रेत के कण नहीं मिलते, इसलिए प्रश्न का उत्तर सी सीधा सीधा हो जाता है। ठीक है, पूर्णा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दोस्तों पूर्णा नदी ताप्ती की सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 75 था, बीजागढ़ की पहाड़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? दोस्तों सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में बीजागढ़ की पहाड़ी है। जब पश्चिमी सतपुड़ा में आप जाते हैं तो आपको ग्वालीगढ़ राजपीपलाना की पहाड़ी मिलती है, वहीं पर आपको बीजागढ़ की पहाड़ी भी देखने को मिलती है। 76 नंबर का प्रश्न था, मध्य प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंध कहीं नहीं मिलता। मध्य प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, मध्य प्रदेश पूर्णतः उष्ण कटिबंधीय है और मानसूनी जलवायु इसकी विशेषता है। शीतोष्ण कटिबंध मध्य प्रदेश में नहीं होता। दोस्तों मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते? दोस्तों तो मध्य प्रदेश में अल्पाइन वन नहीं पाए जाते। अल्पाइन वन ठंडे प्रदेशों में उच्च स्थानों पर ही मिलते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंध जैसी अगर कोई परिस्थिति नहीं है तो ठंडे प्रदेशों के वन भी मध्य प्रदेश में नहीं होते हैं। अल्पाइन वन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर स्टेशन अनूपपुर जिले के चचाई में स्थित है? दोस्तों याद रखिए इस प्रश्न का उत्तर था अमरकंटक पावर स्टेशन अनूपपुर जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है 79, ये कहता है कि बुनियादी सड़क सांख्यिकी वर्ष 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश के सड़क मार्गों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीधे आप उत्तर लगा सकते थे कि सड़क घनत्व के मामले में राज्य देश में प्रथम स्थान पर। याद रखिए कि सड़क घनत्व की दृष्टि से देखें तो देश में केरल प्रथम स्थान पर और सिक्किम अंतिम स्थान पर, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर नहीं है। अगर हम सड़क घनत्व की बात करें दोस्तों किसे कहते हैं, तो प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर सड़कों पर कितनी सड़क है उसके आधार पर आप सड़क घनत्व निकालते हैं और केरल में यह 350 किलोमीटर से ज्यादा आंकड़ा है। तो मध्य प्रदेश सड़क घनत्व की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर नहीं है दोस्तों, तो ये कथन आपका इस प्रश्न में गलत था, तो उत्तर हो जाएगा डी। 80 नंबर का प्रश्न था, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में कपास उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर था? खरगोन। दोस्तों खरगोन जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आता है। निमाड़ और मालवा का क्षेत्र काली मिट्टी से संपन्न है और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहतर होती है। खरगोन इसमें अव्वल है। कपास अनुसंधान केंद्र भी खरगोन में मिलता है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश का। 81 नंबर का प्रश्न था, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन से सदस्य शामिल होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल बनता है, जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग का काम करता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में इसको लेकर व्यवस्था की गई है। 81 नंबर का प्रश्न का उत्तर है सी। 82 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4A में की गई है। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हालांकि आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिए थे, लेकिन हमने आयरलैंड से लिए, तो हमारा उत्तर क्या है? आयरलैंड के संविधान। ठीक है, उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न है 83, संसद का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा होता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर भारत की संसद बनती है। प्रश्न नंबर 84 था, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? एक संसद द्वारा एक अधिनियम बनाकर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई थी, जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लोन देने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 था, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना की गई थी अधिनियम बनाकर। 86 नंबर का प्रश्न था, 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इंदिरा गांधी का समय था 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों। इसके पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 87 नंबर का प्रश्न था, शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जोड़ा गया है और एक मौलिक अधिकार के तौर पर स्थापित है दोस्तों। ठीक है,
अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। फिलहाल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इंदिरा गांधी जी के समय मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। याद रखिएगा कि रशिया से प्रेरित हमको मिलते हैं, लेकिन वर्तमान में 11 है, पहले 10 थे। 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो शिक्षा के अधिकार की बात की गई थी, उसके तहत 11वें मौलिक कर्तव्य के तौर पर शिक्षा को जोड़ा गया है। ठीक है, 89 क्वेश्चन था दोस्तों, किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा था। ठीक है, 90 नंबर का प्रश्न था, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना मार्च 1946 में भारत आई थी और इसके तहत नवंबर 1946 में भारत की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न 91 था दोस्तों, भीमा नायक का संबंध किस रियासत से था? 1857 की क्रांति में इंपॉर्टेंट रोल निभाया था भीमा नायक जी ने और ये बड़वानी से थे दोस्तों। ठीक है, 92 नंबर का प्रश्न था, जनजातीय नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे? 1857 में शामिल हुए थे। 93 नंबर का प्रश्न था, सागर के आंचलिक क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर कौन सा नृत्य प्रचलित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, मौनी नृत्य प्रचलित है, जो दीपावली के अवसर पर अक्टूबर नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है। कुछ जगहों पर डंडा नृत्य बताया जाता है, लेकिन डंडा नृत्य नहीं है, ये दिवाली के समय पर नहीं होता है, दिवाली के समय पर मौनी नृत्य होता है। ठीक है, कहां? सागर, सागर क्षेत्र मतलब बुंदेलखंड के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, चित्रकूट धार्मिक स्थल को किस एक अन्य नाम से भी पहचाना जाता है? तो ब्रह्मपुरी के नाम से चित्रकूट को पहचाना जाता है। बस, और दोस्तों ये पौराणिक महत्व का स्थान है। भगवान श्री राम जब वनवास पर गए थे तो 14 वर्ष के वनवास में से 11 साल उन्होंने चित्रकूट में बिताए थे। यहाँ पर आपको अनसुईया माता का मंदिर भी देखने को मिलता है, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बाल अवतार में आए थे और अनसुईया माता जी ने उन्हें दूध पिलाया था। यहाँ पर कामदगिरी पर्वत आपको यहीं पर मिलता है दोस्तों, कहां? चित्रकूट में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, 95 प्रश्न था दोस्तों, मुकुल किसकी प्रसिद्ध रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु इनकी हुई थी मध्य प्रदेश के सिवनी में। इनको प्रसिद्धि मिली थी झांसी की रानी इनकी कविता के माध्यम से, लेकिन मुकुल भी इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना थी। 96 नंबर का प्रश्न था दोस्तों, दीवार पर मिट्टी से बनाई जाने वाली नोहडोरा अलंकरण किस जनजाति की विशेषता है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर तो है गोंड जनजाति, लेकिन भील जनजाति और गोंड जनजाति ने इस व्यवस्था को संवर्धन का काम किया है। लेकिन छत्तीसगढ़ की यह प्रसिद्ध व्यवस्था है जहां पर गोंड जनजाति मिलती है दोस्तों। नोहडोरा जो है वो गीली दीवारों पर अलंकृत की जाने वाली एक कला है, जिसमें दीवारों पर फूल पत्ती हो, भगवान हो या पेड़ पौधे आदि का चित्र बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, गोंड इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है 97, ऐतिहासिक मतंगेश्वर मंदिर कहां स्थित है? खजुराहो में स्थित है, चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। 98 नंबर का प्रश्न था, रामचंद्रिका किसकी प्रसिद्ध रचना है? केशव दास जी की रचना है। 1601 के आसपास उन्होंने इसकी रचना की थी। और 99 नंबर का प्रश्न था, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 2 काव्य प्राणार्पण तथा आत्मोत्सर्ग किस पर लिखे थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी पर लिखे थे। अल्पायु में ही ये क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे, राष्ट्रीय संघर्ष में, और लंबा समय इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी और आदि क्रांतिकारियों के साथ बिताया था। इनके संघर्ष को देखते हुए इन्हीं के ऊपर इन्होंने इसको रचना किया था दोस्तों। ठीक है, किसने? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी, जिनका संबंध दोस्तों उज्जैन से भी रहा है, खासकर शाजापुर से। ठीक है, चलिए 100 नंबर का प्रश्न था, स्वतंत्रता आंदोलन में निवाड़ी जिले की थोना लुहारी गोलीकांड की घटना कब घटित हुई थी? 1939 में घटित हुई थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, जब यहां पर गोलियां चला दी गई थी पुलिस अधिकारियों के द्वारा। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको इस लेक्चर में पूरे के पूरे 100 प्रश्नों के सही उत्तर बता दिए हैं, लेकिन आप अगर इन प्रश्नों का डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज कर दीजिएगा, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी हम इसकी पीडीएफ फॉर्म में पूरा डिस्कशन आपको अवेलेबल करवा देंगे। और अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट रहता है तो उसको भी अपन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, ताकि उनको सही और सटीक डिस्कशन के साथ उत्तर का पता चल जाए और इसके आधार पर वो अपने नंबर को चेक करके आगे की तैयारी जारी रख सके। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।